धन्यवाद भारती ताई और डॉक्टर सत्यजीत रथ, आपका तहे दिल से फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ में संवादक के रूप में सुमित वशिष्ठ भी हैं, जो युवा कांग्रेस के हमारे साथी हैं। तो डॉक्टर रथ, पहले तो हम लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, आगे बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में हैं, मन में हैं, बहुत सारे सवाल हम लोगों ने आज इकट्ठा किए हैं आपके लिए। लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण निश्चित रूप से कैसे हम लोग उसको समझें, ये क्या चीज है? धन्यवाद भारती जी, आशुतोष जी और बाकी सब साथियों को नमस्ते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक बहुत वजनदार शब्द है और अपन उससे डर जाते हैं। आगे चलकर हमने ये संविधान में भी डाला हुआ है, तो जब संविधान में कोई चीज है तो बहुत ही ज्यादा वजन रखती होगी। लेकिन यूं सोचिएगा कि गांव का कोई इंसान शहर आता है और सड़क पार करता है, तो जब सड़क पार करता है तो आदत नहीं होती, जानकारी नहीं होती, इसलिए ना बाएं ना दाएं देखे हुए सड़क पार करने लगता है और उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। शहर का जो आदमी है तो वो बचपन से इससे वाकिफ है कि रास्ते पे बड़ी रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं और वो आपके लिए रुकेंगी नहीं। ये कैसे जाना? ये अनुभव से जाना। लेकिन सिर्फ अनुभव से नहीं जाना, अनुभव के आधार पर कुछ दिमाग में तर्क बनाए, कुछ दिमाग में कल्पना बनाई कि जो रास्ते पर आवाजाही चलती है वो इस तरीके से चलती है, गाड़ियां यहां से आती है, तकरीबन ऐसी रफ्तार से आती है। ये सब एक और अनुभव है, एक और बनाया हुआ तर्क है, और इस अनुभव के बुनियाद पर बनाए हुए तर्क के अनुसार जब अपन रास्ता पार करने जाते हैं तो यहां देखते हैं, वहां देखते हैं और यूं अनुमान लगाते हैं कि गाड़ी बहुत दूर है, इसलिए मैं जब चला जाऊं रास्ता पार तो सुरक्षितता से जा पाऊं। इसके सिवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई और बात नहीं है। तो अपन ने पहली बात यहां पे बिल्कुल ठान लेनी चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, ना राज्यकर्ताओं ने बनाई हुई चीज है, ना पश्चिमी दर्शनों ने या पौर्वात्य दर्शनों ने बनाई हुई चीज है। ये हमारी इंसानी विरासत है। हर एक इंसानी गुट में पिछले 10,000 वर्षों से ये जो मैं प्रक्रिया का जिक्र कर रहा हूं, जिस प्रक्रिया का कि हम कुछ देखते हैं, कुछ अनुभव जुटाते हैं, उनको लेकर कल्पना के आधार पर कुछ तर्क बनाते हैं, उन तर्कों को अनुभवों की बुनियाद पर परख लेते हैं, थोड़ा और अचूक बनाते हैं और उन बने तत्वों के आधार पर जिंदगी थोड़ी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं। ये जो आम इंसानी जिंदगी का मशवरा है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मैं सबसे कहना पहली बात चाहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने लोगों को सिखाने की बात नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम लोगों की अपनी विरासत है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर, हर पहलू में लोग आम तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसी के आधार पर ये जो बिल्कुल छोटे छोटे निर्णय हैं ये लेते हैं। तो इस तरीके से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में सोचें तो उसके बारे में काफी जो सारे भ्रम हैं वो मैं समझता हूं थोड़े कम हो जाएंगे। डॉक्टर रथ, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई यहाँ पे। आपने कहा कि तर्क और निष्कर्ष और अनुभव, इन सबका साथ में लेके हम जो सोच एक बनाते हैं उसे हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं।
और वो हमारे अंदर होती है, वो ना कि किसी पश्चिमी संस्कृति की केवल उपज है, वो हमारे साथ भी थी और भारतीय भी थी। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि अ, फिर हम लोगों को, कुछ लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते। तो ये फ़र्क क्यों होता है? या मेरे और दूसरा एक उससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछना चाहूँगा कि मेरी निजी ज़िंदगी में अ, मैं क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग मुझे होता है? क्या ये किसी रूप से उपयोगी है या सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए फिर ये है या विज्ञान के लिए है? जी जी, पहली बात तो अपन ने ये समझनी चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यवसाय से वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिस्ट होने से कोई नाता नहीं है। मैं जिस तरीके के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जिक्र कर रहा हूं आप लोगों के सामने, वो आम इंसानी बात है, वो किसी एक विशेषज्ञ गुट के लिए होने वाली बात नहीं है। यहां तक कि जो विशेषज्ञों के गुट हैं, उनमें से कई लोग रोज की जिंदगी में कई बार दिखाई देते हैं कि वैज्ञानिक, सभ्यतापूर्ण शब्दों में कहें तो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी अचरज की बात नहीं है। आम सवाल जो पूछना चाहिए अपन ने, वो ये पूछना चाहिए कि अगर, जैसे मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक रोजमर्रा की इंसानी विरासत है, तो इतनी अवैज्ञानिक बातें क्यों सामने आती हैं? इस तरीके से अगर सवाल को थोड़ा मैं पलट दूं, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं कि रोज की जिंदगी में हम आमतौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते ही हैं, तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या हम वैसा करते हैं कि नहीं। सवाल ये है कि जब हम ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि हमारा मौसम विभाग, सरकारी मौसम विभाग कहता है कि इस साल बारिश पर्याप्त से और ज्यादा मात्रा में हुई और कई इलाकों में पर्याप्त हुई है। लेकिन किसान जानते हैं कि बारिश भले ही मौसम के लिए पर्याप्त हुई होगी, सही नहीं हुई। सही क्यों नहीं हुई? तो एक तरीके से किसान का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो सामने आता है। तो अब हालांकि बातें हिंदी में चल रही हैं, लेकिन भारत जोड़ो अभियान मैं समझता हूं अभी महाराष्ट्र में है, तो कुछ हद तक मराठी याद दिलाएं लोगों को तो लोग समझ लेंगे। तो एक 300 साल पुरानी बात है बारिश को लेकर और किसान को लेकर, कि ये स्वामी रामदास ने लिखी हुई बात है और ये एक तरीके से रामचंद्र जी की प्रार्थना है। प्रजा हो तुम्ही शीघ्र आताची जावे, समस्तासी कल्याण राजा पहावे, गुरे वासरे लोक सैरा निघाला, अयोध्या समीपे बहु गर्ज जाला। ऐसे कह के जब प्रजा रामचंद्र जी के सिंहासनस्थ होने पर उनसे मिलने जाती है, तब क्या मांगती है? बहु कष्टलों पावलों जी स्वदेशा, प्रजा बोलती कौल दे राघवेशा, भूमि ने कदापि क सांडो न ये रे, वदे राम लक्ष्मणा हे लिहिरे। और इसमें आगे चल के, मना सारिखी मेघ वृष्टि न भावी, जिये पाहि जेते प्रसंगी पड़ावी। जैसे मनमानी हो ऐसी वृष्टि ना हो, ऐसी बारिश ना हो। जिस वक्त जितनी पर्याप्त बारिश होनी चाहिए उस वक्त उतनी बारिश हो। औसत बारिश 4 महीनों की पर्याप्त हो गई, ये एक शहरी नजरिया है।
किसान के लिए, फसल के लिए किसान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुभव जानता है कि जितना भी मौसम विभाग कहे कि पर्याप्त हो गई बारिश, किसान के खेतों के लिए, किसान के फसल के लिए नहीं हुई। तो ये जो वैज्ञानिक सोच की मानवीय उपज है, इसको हम क्यों छोड़ते हैं? तो यही उदाहरण मैं आगे चलाता हूं और ये कहता हूं कि हम कहते हैं बाबा महाराजों के पास लोग जाते हैं, बिल्कुल अवैज्ञानिक सोचों के साथ चलते हैं, लेकिन किसी ने सुना है कि किसी बाबा ने कह दिया कि मार्च के महीनों में फसल की बुआई करें, और किसानों ने, जितने भी भक्त किसान हो, उन्होंने मान लिया? सुना है कभी? होता नहीं है। कब होता है? तो इसके दो पहलू हैं। हम अवैज्ञानिक कब बनते हैं, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है जब हमें अनुभव पर आधारित तर्क का ढांचा किसी घटना को लेकर सामने नहीं होता, हमारे पास कोई साधन नहीं होता इस घटना को, इस होनी को समझने के लिए। तब हमारे पास जब वैज्ञानिक साधन होता ही नहीं है, तब हम अवैज्ञानिक सोचों में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब अड़चन में पड़ता है इंसान, तो किसी न किसी तिनके का सहारा ले लेता है। तो इस तरीके से एक और हम अवैज्ञानिक होते हैं, जो असहायता से अवैज्ञानिक बनते हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो हम लोगों ने, खास करके जब हम विज्ञान और समाज और सामाजिक नीति और व्यापक तौर से राजनीति को लेकर बात करें, तब हमने याद रखना चाहिए कि ये जो वैज्ञानिक सोच है काफी फायदेमंद सोच है। फायदेमंद क्यों है? फायदेमंद इसलिए है, किसान की देखिए ना, वो अनुभव के आधार पर जो तर्क बनाए हुए हैं, उसके आधार पर वो जानता है कि फसल कब बोनी है, उसके परिणाम क्या होने हैं, कितनी फसल निकलनी है, उसका अनुमान क्या बनाएं। विज्ञान के आधार पर जब मौसियां, दादियां बीमार बच्चों को, बीमार लोगों को कुछ जड़ी बूटी की दवाएं दिया करती थी, तो अनुभव के आधार पर तर्क का ढांचा उन्होंने साझा बनाया हुआ था एक जमाने से, जिसे आगे चलकर ब्राह्मणों ने आयुर्वेद बना दिया, वो बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो हमारी क्यों, मनुष्य के जहां के गुटों की पारंपरिक औषधियां हैं, वो इसी तरीके से निकली हैं, और कभी काम आती हैं, कभी नहीं भी आती। जब नहीं आती, तब ये मौसी दादियां एक दूसरे से कहती हैं कि अरे कर चुकी इस्तेमाल, कुछ भी ना हुआ रे, बच्चे का बुखार जैसे का तैसे रहा। तो ये जब होता है तो तर्क सुधारते जाता है, और इस अनुभव के आधार पर सुधरते तर्क के व्यवहार में फायदे बहुत। और आप जानते हैं कि जिस किसी चीज में से फायदे हैं, उसके आसपास मुनाफेखोर मंडराएंगे। तो मुनाफेखोरों ने दो तरीकों से वैज्ञानिक ढांचों को अपना लिया है। एक तरीका तो यह है कि विशेषज्ञों की एक टोली बनाई है, जैसे कि मैं, कि मेरे जैसे विशेषज्ञ, खास सच कहें तो समाज के लिए हमने काम करना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे कई विशेषज्ञ समझते हैं कि हम जो काम करते हैं वो पूरे समाज के लिए नहीं करते। तो हम जो काम करते हैं वो मुनाफे वालों के लिए करते हैं, साफ कहें तो कंपनियों के लिए करते हैं, कंपनियों को मुनाफे मिलते हैं। 3 साल की महामारी ने हमें ये सबक तो जरूर सिखाया है कि महामारी के साथ लड़ने के लिए जितने भी संसाधन हमने जुटाए हैं, वो सारे के सारे निजी कंपनियों से, मुनाफे बनाने वाली कंपनियों के जरिए जुटाए हैं, और इसके परिणाम जो हैं वो भी राजनीतिक तौर पर, समाजनीतिक तौर पर हमारे सामने हैं। तो जब मुनाफेखोरों के लिए
ये बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आम लोगों से हटाकर उसे किसी एक रहस्यमय रूप में बंद कर रखें ताकि वो सिर्फ मुनाफे के काम आए, आम लोगों के सामने खुले आम काम ना आए, तब मुनाफे वालों के जरिए हमें अवैज्ञानिक बनाया जाता है। तो साफ कहने की बात यह है कि हमने लोगों को वैज्ञानिक बनाने की जरूरत नहीं है, हमने लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि वो मूल रूप से जो सोचते हैं वो ही वैज्ञानिक सोच है, और जहां अवैज्ञानिक अनुभव के विरुद्ध तर्क को लेकर सोचते हैं वो उनका शोषण करने वालों की दी हुई, लादी हुई देन है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है या यह माना जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो धर्म के खिलाफ है। तो एक धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नहीं हो सकता, ऐसे एक आम एक सोच होती है या राय होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, धर्म किस बात को लेकर सजग होते हैं, किसी भी दुनिया के मजहब की बात करें, किस बात को लेकर किस बात पर धर्मों की दृष्टि होती है, धर्म व्यवस्थाओं की दृष्टि होती है कि मानवीय जीवन का मतलब क्या है, मानवीय जीवन में नीति का मतलब क्या है, इसको लेकर हम सबूतों के आधार पर नहीं चलते, हम आदर्शों के आधार पर चलते हैं, हम अंदरूनी सोच के आधार पर चलते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर मैं एक प्रक्रिया आपके सामने रखता हूं। मैंने एक घटना देखी, उस घटना को लेकर मैंने सोचा कि इसके पीछे कार्य कारण भाव क्या हो सकता है, यह घटना कैसे घट रही है। मैंने कोई कल्पना के अनुसार एक तर्क बनाया, लेकिन सिर्फ वहां पे बात नहीं रुकी। अगर सिर्फ वहां पे बात रुकती तो मैं दार्शनिक बन जाता, माफ करें दार्शनिक मंडली, तो मैं दार्शनिक बन जाता। लेकिन मैंने वहीं पे बात नहीं छोड़ी। कैसे नहीं छोड़ी? मैंने ये माना कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, मतलब कि शायद मैंने जो देखा वो मेरे देखने का भ्रम हो सकता है। तो पहली बात मैं औरों से पूछूं कि क्या मैंने जो देखा वो सचमुच वैसे आपने भी देखा? क्या ये हमारा साझा अनुभव है जिसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं किसी भी निरीक्षण की? उसको लेकर ये मेरे अंदर होने वाली विनय की बात है कि मैं अपने आप को गलत होने की शक्यता को मानूं, संभावना को मानूं। दूसरी बात यह है कि तर्क, कार्य कारण भाव का तर्क तो मैंने बना लिया, मान गए, लेकिन इस कार्य कारण भाव के तर्क से क्या इस तरीके की घटनाओं को लेकर भविष्य के बारे में कुछ निश्चित रूप से सचमुच कहा जा सकता है? ये कैसे परखें? अब कभी कभार आसानी से परख सकते हैं। इस साल जून महीने में बारिश आई, अगले साल भी मैंने तर्क लगा दिया कि जून महीने में बारिश आएगी, जब बादल आएंगे उसके पीछे बारिश आएगी। माने कि या तो बच्चे को बुखार हो गया, बुखार पे हमने कोई एक जड़ी बूटी चटवा दी और बुखार कम हो गई, तो गांव में दूसरे बच्चे को भी उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन सारे अनुभव पर, निरीक्षण पर आधारित जो कार्य कारण भाव के तर्क होते हैं वो इतने आसानी से परखे नहीं जाते। तो परखने के लिए, सही तरीके से परखने के लिए भी सोच लड़ानी पड़ती है।
मैं अकेला थोड़ी लड़ा सकता हूं, मेरे साथ चंद लोग इकट्ठे होने चाहिए, हमने मिलके मेरी सोच परखनी चाहिए। तो इसमें मैंने ये भी मानना चाहिए कि मेरा अनुभव भी गलत हो सकता है, मेरा निरीक्षण भी गलत हो सकता है, और मैंने जो कार्य कारण भाव को लेकर एक कल्पना शक्ति की उड़ान भरी है वो भी गलत हो सकती है। और औरों ने मेरी बात सभ्यता से, आदर से, लेकिन पूरी तरह ना अपना के सुननी चाहिए। सिविल स्केप्टिसिज्म, ये जो बातें हैं इसमें, और धर्म के आधार पर जो हम नैतिकता की बातें करते हैं उसमें कोई बहुत बड़े फर्क है नहीं। तो एक तरीके से सोचें तो ये कह सकते हैं कि धर्म जिन बातों पे नजर रखता है वो बातें अलग हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर जो बातें हम रखते हैं वो अलग हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी हम कह सकते हैं कि सारे मजहबों के मूलाधार में जिस तरीके की नैतिकताओं का जिक्र होता है उस तरीके की नैतिकताओं पर ही तो हमारा साझा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बसा हुआ है, बना हुआ है। आखिर में एक बात याद दिलाऊं, महाराष्ट्र में आप में से कई लोग हैं तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की याद दिलाऊं। तो वो कहते थे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ काम करने के लिए जब कार्यकर्ता बतौर लोग आते हैं तो मैं उन्हें यह नहीं पूछता कि आप भगवान पे, किसी देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं या नहीं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम लोगों की श्रद्धाओं को लेकर नहीं है, जितना कि लोगों की श्रद्धाओं के आधार पर जो शोषण करते हैं उस शोषण के खिलाफ। ये भी बात इन श्रद्धा और वैज्ञानिकता के परस्पर संबंधों को समझने के लिए हमने ध्यान में रखनी चाहिए। सुमित। जी सर। सर, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक रूप से क्या मायने हैं, बड़ी गहराई से आपने हमें बताया। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भारत निर्माण में क्या योगदान है? तो आमतौर से यह कहा जाता है कि विज्ञान की सामाजिक जरूरत क्या है, इसका उत्तर है प्रौद्योगिकी, क्योंकि विज्ञान के जरिए टेक्नोलॉजीज बनती है। और मैं मानता हूं कि यह बहुत ही सिकुड़ा हुआ दृष्टिकोण है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का आपस में काफी गहरा नाता तो जरूर है, लेकिन ये बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है। इसके दो तीन पहलू मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो मैं सवाल स्कूली बच्चों से पूछता हूं कि उनके पाठ्य पुस्तक होते हैं विज्ञान को लेकर, तो पाठ्य पुस्तक का नाम होता है विज्ञान, सिर्फ साइंस या विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं पूछता हूं लेकिन आपका और एक पाठ्य पुस्तक भी है जिसका शीर्षक है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो क्या सोशल साइंस साइंस नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दोनों तरीकों के विज्ञानों के साथ जुड़ा नहीं है, जरूर है, लेकिन फिर भी हम सामाजिक विज्ञान शाखाओं को विज्ञान में नहीं मानते। और वो इसलिए कि हम विज्ञान का सामाजिक फलित जो होता है वो सिर्फ तकनीकियां मानते हैं, प्रौद्योगिकियां मानते हैं, टेक्नोलॉजीज मानते हैं। लेकिन विज्ञान का असली, वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का असली सामाजिक फलित क्या है, ये सोचने वाली बात है। और वो है, अगर कार्य कारण भाव के जो तर्क के ढांचे हैं वो सभी समझें, सभी बनाएं, सभी अपने अनुभवों के आधार पर, अपने पूर्व अनुभवों के, पूर्व सूर्यों के अनुभवों के आधार पर वो पहली समझ को सुधारते हुए एक साझा
कार्य कारण भाव का दृष्टिकोण दुनिया की हर बात को लेकर, हर एक समझ को लेकर, चाहे वो फसल हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो बड़े बांध बनाए ना बनाए हो, चाहे वो पर्यावरण ह्रास की बात हो, हर एक मसले को लेकर जिसमें सामाजिक राजनीतिक नीतियां बनाना जरूरी है, उन नीतियों का आधार अगर अनुभव के आधारित कार्य कारण भाव के तर्क हो और उसमें सभी का योगदान हो, तब जो सक्षमीकरण होता है, जो एम्पावरमेंट होता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की असली देन है। वो जो सक्षमीकरण है वो लोक केंद्रीय राजनीति का बिल्कुल बुनियादी मसला है, और इसलिए हम सब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र स्वरूप मानना चाहिए। डॉक्टर रथ, आपने जो बात कही कि एक जो सोच है, वैज्ञानिक सोच है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो हमारे समाज में है, और जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, एक उदाहरण ये भी दिया कि कैसे हमारा किसान एक जो सोच रखता है, अपने अनुभव के बारे में निष्कर्ष निकालता है अपने ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड, और वो भी वैज्ञानिक सोच रखता है। लेकिन क्या आप ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा समाज एक समाज के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारभूत मानने वाला है? क्योंकि मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कुछ साल पहले जो गणेश जी की मूर्तियों को दूध पिलाने की बात हो गई थी, और जिस तरह से इस देश के हर मंदिर में, हर गणेश मंदिर में हम लोग जो है वो दूध लेके पहुंच गए थे, तो क्या आपको लगता है हमारा समाज, जो भारतीय समाज है, वो एक समाज के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख पाएगा या रखे हुए है अपने आधार के तहत? मैं इस उदाहरण के साथ और भी उदाहरण जोड़ दूं, जो अभी हाल के उदाहरण है कि क्या इस भारतवर्ष में 5000 साल पहले ट्रांसप्लांट सर्जरी का निर्माण हुआ था। इस तरीके का कई सवाल, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। इसमें मैं 3 पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि हमने फर्क इसमें करना चाहिए कि क्या श्रद्धा है या नहीं, और श्रद्धा के आधार पर शोषण हो रहा है या नहीं। श्रद्धा का मूल, श्रद्धा की बुनियाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है सामाजिक संभाषण के लिए जितनी श्रद्धा के आधार पर शोषण की बात महत्वपूर्ण है। तो कोई कहे कि अरे गणेश जी ने दूध पिया, तो अगर हम ये सवाल पूछ सकते हैं जो थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले मैंने जिस सवाल का जिक्र किया, अच्छा तुमने देखा और किसी ने देखा, अपन थोड़ा नापे तो देखें क्या सचमुच पी रहे हैं। अगर नहीं पी रहे, अच्छा सिर्फ गणेश जी पी रहे हैं या और कई तरीकों के पत्थर जो मूर्ति के आकार में नहीं है वो भी पी रहे हैं दूध। इन सब को लेकर अगर जो मैंने कहा कि हम अनुभव जुटाएंगे, निरीक्षण करेंगे, उनके आधार पर अपने कार्य कारण भाव के तर्क को सुधारेंगे, बदलेंगे, और ये जो सारे प्रयत्न है ये साझा होंगे, ऐसा होता तो गणेश जी के दूध पीने पर लोग पैसे ना इकट्ठे करते। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि क्या समाज सचमुच वैज्ञानिक है। मैं पलटवार पूछता हूं, क्या कोई समाज शोषण रहित है? और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि हमारे समाजों में आज नहीं सदियों से शोषण का एक साधन रहा है लोगों से वैज्ञानिकता छीनना और अवैज्ञानिकता उनके सर पे थोपना और उसके जरिए शोषण करना। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो, अब उदाहरण देता हूं, बार बार
और ये एक तरीके से वैज्ञानिक सोच का उदाहरण नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर सोचें तो आप समझेंगे मैं क्यों दे रहा हूं। एक और कहते हैं कि किसानों को, गरीबों को किसी ना किसी तरीके की सब्सिडी ना मिले, है। आजकल न्याय व्यवस्था में बात पहुंची है कि किस तरीके की सब्सिडियां जायज ठहराएगी न्याय व्यवस्था और इलेक्शन कमीशन, और किस तरीके की ना ठहराएगी। लेकिन इस तरीके का सवाल किसी ने, जिस तरीके की टैक्स में लूपहोल्स दी जा रही हैं कंपनियों को, उन कारपोरेट सब्सिडियों को लेकर ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो जो सोशल साइंस है, अर्थविज्ञान, अर्थशास्त्र, उसकी जो सोचें हैं उसमें भी इस तरीके का मुनाफेखोरी दृष्टिकोण जब घुस जाता है तो अवैज्ञानिक बातें सामने आती है और वैज्ञानिकता दबाई जाती है। तीसरी, चूंकि आपने गणेश जी के दूध पीने की बात कही, मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात कही, तो उसको लेकर और एक बात, जो लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं और उनके लिए कहता हूं, ये कहा जाता है, भाषण में कहा जाता है कि 5000 साल पहले हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट सर्जरी थी। और लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं, पिछले 2-4 सालों से पूछते आए हैं कि क्या, चूंकि मेरा विषय है ट्रांसप्लांट वगैरह, तो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपकी क्या विशेषज्ञ सोच क्या है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है। आप मुझे बताएं, आप रास्ते पर स्कूटर चलाए जा रहे हैं और किसी के साथ खींचातानी हुई कि कोई बीच में आया और आपका झगड़ा हुआ, तो झगड़े में बहुत से अनपार्लियामेंट्री शब्द होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब कोई मुझे उस तरीके का कोई शब्द लेकर, गाली लेकर मुझसे कहे, तो जवाब में मैं क्या कहूं कि आपके पास ऐसा होने का, मेरे वैसा होने का कोई सबूत नहीं है। वो तो मसला ही नहीं है। उसी तरीके से जब दक्षिणपंथी राजनीतिक सोचें इस तरीके के उदाहरण सामने रखती हैं, भैया उनका भी विश्वास नहीं है उस पे, तो आप मुझसे काहे पूछ रहे हैं कि क्या मैं विश्वास करता हूं या नहीं। ये तो उन्होंने एक यूं ही पतंग उड़ाया है आपको मुझको खुजलाने के लिए। इससे ज्यादा इस मसले पर हम ध्यान ना दें तो ही बेहतर है। हमारे लिए शोषण का मुद्दा, खास करके अवैज्ञानिक सोचों पर, वो भले ही धर्म के आधार पर हो, वो भले ही वामपंथी अर्थनीतियों के आधार पर हो, वो भले ही जाति भेद के आधार पर हो, जिस किसी आधार पर हो, शोषण का मुद्दा हमारे लिए अहम होना चाहिए। और शोषण के खिलाफ हमारे जो साझा साधन है उसमें वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक समझ, और वो सारों के लिए, चंद मुट्ठी भर विशेषज्ञों के लिए नहीं, ये हमारी राजनीति का बुनियादी मसला होना चाहिए। सर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संविधान के मौलिक कर्तव्यों में निहित किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या अभी उसको लेकर के मौजूदा शासन व्यवस्था गंभीर है या नहीं? मौजूदा शासन व्यवस्था वैज्ञानिकता को लेकर तो गंभीर है नहीं, क्योंकि मौजूदा शासन व्यवस्था ने पहली बात तो यह तय कर लिया है कि विज्ञान का सामाजिक महत्व सिर्फ प्रौद्योगिकी है, और वो भी मुनाफे वाले रास्ते से जाने वाली प्रौद्योगिकी, यानी कि निजी मुनाफे वाले क्षेत्र के जरिए जाने वाली प्रौद्योगिकी।
तो साफ है मैं जिस सक्षमीकरण करने वाली वैज्ञानिकता की बात कर रहा हूं वो तो आज की सरकार के लिए कोई बड़ी अहमियत ना रखने वाला, लेकिन इसमें चूंकि वो कहते हैं इसलिए मैं बात आप लोगों के सामने रखता हूं। कोई पूछ रहा है कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ कहें या इस तरीके के बारे में, तो ज्योतिष शास्त्र को एक और छोड़ देते हैं। मैंने जो बात थोड़ी आगे कही वो जो मेरा विषय है उसको लेकर मैं कुछ कहूं। बार बार ये कहा जाता है मुझसे, क्योंकि मैं एक MBBS MD डॉक्टर भी हूं और एक जैव वैज्ञानिक भी हूं, तो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आयुर्वेद को लेकर आपकी क्या राय है। तो मेरा कहना यह है आयुर्वेद को लेकर कि जब तक आयुर्वेद वेद नहीं बना ना तब तक पूरा का पूरा वैज्ञानिक था। जब से वेद बना है तब से उसका जो वैज्ञानिक ढांचा है वो हिल गया। कैसे? जैसे मैंने कहा पहले तो जमाने में मनुष्य गुटों में आमतौर से औरतें ये काम करती थी। कई सारे अच्छे काम, महत्वपूर्ण काम मानवीय गुटों में औरतें करते आई हैं। तो औरतें ये काम करती थी कि कोई बीमार हो, कोई किसी को जख्म हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो अनुभव के आधार पर कुछ जड़ी बूटी दे दें, कुछ तेल लगाएं, कुछ दवा शुश्रूषा करें। अब ये जो दादी के बटुए थे, ये जो हमारा पारंपरिक वैद्यक था, ये अनुभव के आधार पर था। अनुभव के आधार पर कुछ एक कार्य कारण भाव के तर्क बनाए थे मौसी दादियों ने और एक दूसरे से लेन देन करती थी। कोई मुनाफा नहीं बनाता था, मुनाफे कहां से बनावे, लेन देन करती थी। तब जाके ये भी कहती थी कि अरे तूने कहा ये कर, किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, शायद काम नहीं करता तो बदल डालते हैं। यानी कि बदलाव जरूरी था। ये बिल्कुल जरूरी है हमारे लिए कि ये जो तर्क है इसमें बदलाव हो। लेकिन वेद बदलाव नहीं करने देते। किसी भी वेद में बदलाव की कोई क्षमता है नहीं। तो मराठी के जाने माने कवि ने कहा है कि अनंताचे प्रेम, शाश्वताचा मोह, विज्ञानाशी द्रोह हीच माया। हम किसी शाश्वत चीज के पीछे पड़े हैं, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि हर रोज के अनुभव के आधार पर हम हमारे कार्य कारण भाव के तर्कों को बदलते जाते हैं, सुधारते जाते हैं। तो आयुर्वेद मेरी उतनी ही विरासत है जितनी गेलन है, जितना पश्चिमी विज्ञान है, जितना चीनी विज्ञान है, जितना अफ्रीकी विज्ञान है। सारे दुनिया का वैद्यक विज्ञान मेरे आज के वैद्यक विज्ञान की साझा विरासत है। लेकिन मेरे आज का वैद्यक विज्ञान कहां पर अवैज्ञानिक हो जाता है? वो जब किसी न किसी तर्क को, किसी न किसी तर्क सी बनाई हुई गोली को लेकर टेलीविजन पर इश्तिहार देता है और ये कहता है कि मेरी बनाई हुई गोली ले लो, आप तुरंत ठीक हो जाओगे। ये जो मुनाफेखोर कंपनियों के जरिए वैद्यक विज्ञान को उनके हाथों हमने सौंपा है, ये सरासर अवैज्ञानिक बात है। बाकी वैद्यक विज्ञान का जो मूल है वो तो ये अनुभव पे आधारित कार्य कारण भाव का तर्क का ढांचा है। क्या ये बिल्कुल संपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। रोज हम नई नई खोजें लगाते हैं, पुरानी बातों को छोड़ते हैं, नई बातें अपनाते हैं
समझ बनाते हैं। तो इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आम लोग एक और मुनाफे बनाने वाले लोगों को अंधेरे में रख के, उन्हें बहकावे में लाके, उन्हें एक दूसरे के साथ लड़वा के अपनी जेबें भरने वाली शक्तियां दूसरी हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की असली लड़ाई इस बीच है। सर, अब वक्त आया है कि हम कुछ ऑडियंस के सवाल ले सकें, तो आपकी अनुमति हो तो। जी जी जी, बोलो। यस, बहुत सारे सवाल टाइप करके चैट बॉक्स में आए हैं, लेकिन मैं जावेद खान जी जो युवा कांग्रेस से हैं उनको मैं अनम्यूट करता हूं। जावेद जी, आपका संक्षेप में आपका सवाल पूछें प्लीज। जावेद खान साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। मलिक जावेद अंसारी। मलिक जावेद अंसारी। हेलो, थैंक यू आवाज आ आशुतोष रही है? जी। यस, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मेरा एक सवाल ये है कि आज पूरी दुनिया धार्मिक कर्म कांडों से दूर जाकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सोच रही है, और सारे विकसित देश, विकासशील देश भी इसी ओर सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिछले 8-10 सालों में देखा गया है कि हम वापस धार्मिक कर्म कांडों की ओर हमें ले जाया जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए कितना घातक है और इसके क्या नुकसान होंगे, और हमें सामाजिक रूप से किस तरह से इस तरह से धार्मिक कर्म कांडों पे लिप्त लोगों से आने वाली पीढ़ी को बचा करके वैज्ञानिक सोच की ओर आगे लेकर के जाएं, इस पर कुछ आप अपने प्रकाश डालें। जी, एक तरीके से ये जो दक्षिणपंथी राजनीतियां हैं, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, आप यूएसए में देखेंगे, आप इटली में देखेंगे, आप फ्रांस में देखेंगे, आप स्वीडन में देखेंगे, तो हर एक जगह इस तरीके की पीछे मुड़कर देखने वाली दक्षिणपंथी राजनीतियों की बात काफी अहमियत रख रही है। तो ये सिर्फ हमारी बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें एक अजीब सी बात है। एक और दक्षिणपंथी राजनीतियां चाहती हैं कि हम पीछे मुड़ के देखें, हम किसी न किसी तरीके से अपने आज के आत्मसम्मान को इस पर निर्भर रखें कि हमारे पुरखे कौन थे। जिस बात को हम प्रगतिशील राजनीति की सोच रखने वाले बिल्कुल नकारते हैं। हम ये कहते हैं कि आज का आत्मसम्मान इंसानियत के आधार पर है, इसके आधार पर नहीं कि हमारे पुरखे कौन थे या कौन नहीं थे, या उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया। तो लेकिन जब दक्षिणपंथी राजनीतियां व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मसम्मान को इस पर निर्भर रखती हैं कि पहले क्या हुआ करता था, तो उनके लिए यह बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि पहले स्वर्ण युग होना ही चाहिए, क्योंकि सिवा उसके आज के आत्मसम्मान की उनके लिए कोई बुनियाद नहीं रहती। तो उस स्वर्ण युग के निर्माण के लिए जो सारे साधन जुटा के दक्षिणपंथी राजनीतियां काम में लग जाती हैं, उनमें से एक है कि विज्ञान का, वैज्ञानिकता का नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं, विज्ञान का आधार ले। ये कहना कि हमारे पुरखों ने यूं बात कही थी, वो ही बात आज के विज्ञान ने सही बताई। भले ही पुरखों ने जो कहा था वो 10 तरीकों से पढ़ा जा सकता क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने जो पहले थोड़ा विचित्र उदाहरण लेकर बात कही कि झगड़ों में एक दूसरे से गालियां देते हैं, तो गाली क्या सचमुच
कोई किसी को लेकर जो आरोप करते हैं वो क्या अनुभव के आधार पर करते हैं, और दूसरा क्या कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, ऐसे इसका कोई आधार नहीं है। ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। उसमें एक बात हमने याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि मैं जिस वैज्ञानिक सोच के सक्षमीकरण की बात कर रहा हूं, उस सक्षमीकरण की, वैज्ञानिक सोच के उस क्षमता की दक्षिणपंथी राजनीतियां भी उस क्षमता को जानती हैं, और उसलिए उस क्षमता को अपनी ओर मुड़वा के उसका मेरे नजरिए में गलत उपयोग करना चाहती है। तो मैं ये कहूंगा कि जब वो कहते हैं कि हमारे इतिहास में इस तरीके के या उस तरीके के गौरवशाली मुद्दे थे, तो हमने 3 बातें कहनी चाहिए। एक तो इतिहास में क्या था और क्या नहीं था, इसके आधार पर हमारा आज का आत्मसम्मान निर्भर नहीं है। हम आज हैं, सारे इंसान हैं और साझा सम्मान रखते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात हमने ये कहनी चाहिए कि पिछली बातें देखते वक्त हमने निरीक्षण के, अनुभव के, जानकारी के आधार पर सोच और समझ को बदलने के लिए जगह रखनी चाहिए। और तीसरी बात हमने ये याद रखना चाहिए कि हमारे पुरखे बिल्कुल हमारे जैसे ही लोग थे, कुछ भले थे, कुछ बुरे थे, कुछ कभी अच्छा काम भी करते, कुछ बुरा काम भी करते, किसी तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी बसर करते थे, कोई भगवान नहीं थे। तो जाहिर है कि जब इतिहास को और ज्यादा हम जानेंगे तो जो बातें सामने आएंगी वो बिल्कुल ऐसी ही आएंगी कि कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, और जो अच्छा और बुरा दोनों था, दोनों से सबक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखें। सर 3 सवाल और है, तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन 3 सवाल के लिए थोड़ा स्पेस अगर आपकी अनुमति है तो दे सकते हैं। एक पहले मैं शिल्पा दीक्षित शर्मा जी से अनम्यूट करूंगा आपको, और फिर मैं मलिक जावेद अंसारी जी और शहजाद हुसैन साहब दोनों के पास आऊंगा। तो ये 3 सवाल लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सर जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे अपने सवाल जो यहाँ पे आप लिखे हुए हैं उनके जवाब आपको मिल रहे हैं। तो शिल्पा जी, एंड मे आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कीप द क्वेश्चंस वेरी ब्रीफ। आप संक्षेप में आप सवाल पूछें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच आशुतोष जी। गुड इवनिंग सत्यजीत सर, दिस इज प्रोफेसर शिल्पा फ्रॉम आगरा। अभी जो आपने बताया अबाउट ऑल दी रूमर्स और जितनी भी बातें अभी जो सत्तासीन लोग हैं और जिस तरीके से वो आयुर्वेद के बारे में फैला रहे हैं कि 5000 साल पहले किस तरह प्लास्टिक सर्जरी करके हाथी के सर को गणेश जी के साथ जोड़ दिया गया था, और अभी लेटली एक जो बात आई है, तो वही बात मैं दोबारा आपकी करना चाहूंगी कि आपने कहा कि भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। तो हम एक आम कार्यकर्ता होने के नाते हम किस तरीके से इस सोच को वैज्ञानिक रूप से और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट आवर लिटिल बिट एज अ वेरी साधारण कार्यकर्ता टू हेल्प चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज पीपल नो कि जो उनको बताया जा रहा है, आयुर्वेद के नाम पर परोसा जा रहा है, वो गलत है, वो भ्रम है, लेकिन उनको इस कदर डरा दिया गया है, इस कदर भयभीत कर दिया गया है कि अगर आप जो हुक्मरान है उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपके साथ कुछ अनर्थ होगा। तो मेरा हम्बल सबमिशन यही था आपसे, यू बीइंग अ डॉक्टर एंड आई बीइंग अ डॉटर ऑफ अ डॉक्टर, मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि हाउ टू इंक्लूड दैट साइंटिफिक टेम्पर in the minds of the common men at this hour of fear and bhai. जी Thank जी you, sir. शिल्पा जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए। डॉक्टर रथ, मैं इसको एक ही मतलब एक एंगल जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हम लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
तो हम लोग समाज में कौन सा काम करें जिससे ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो उसको बढ़ावा दे? यही बात शिल्पा जी पूछ रही हैं। तो जी, अब मुझे माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो आपसे बढ़कर मैं कुछ नहीं दे सकता। जमीनी कार्यकर्ता तो आप लोग हैं, तो मैं आपसे सीखना चाहूंगा कि किस तरीके के अनुभव आते हैं आपको जब आप लोगों के दरमियान काम करते हैं, और किस तरीके से आप उनके उत्तर में क्या कहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, वो ये है कि जब लोगों को एक तरीके से अपने पूर्वेतिहास का गौरव बताया जाता है, तो उसके उत्तर में जो मैंने बात कही कि यह कहना जरूरी है कि किसी का भी पूर्वेतिहास, व्यक्ति का, समष्टि का, देश का, किसी का भी पूर्वेतिहास पूरा पूरा गौरवशाली नहीं होता। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, हर एक समष्टि के इतिहास में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, और अच्छी और बुरी बातें दोनों हमारे लिए सबक बन सकती हैं। तो एक ही बात जो आपको कह रहे हैं वो आपको एक आंख से दुनिया दिखा रही है। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो आयुर्वेद को लेकर है, तो मुझे जब पूछा जाता है कि क्या मैं आयुर्वेद सिखाने के विरोध में हूं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना यह है कि हमने जो एक राष्ट्रीय सबूतों पर आधारित वैद्यक विज्ञान बनाना चाहिए था पिछले 70 सालों में, जिसमें जितनी आयुर्वेद से सबक सीखने हैं वो भी अपन सीख सकते थे सबूतों के आधार पर, जितने चीनी, अफ्रीकी, यूरोपी वैद्यक विज्ञान से सीखने थे वो भी सीख सकते, और एक सच्चा लोकाभिमुख वैद्यक विज्ञान हम बना सकते। वो तो हमने किया नहीं। अब जब वो नहीं किया हमने, तब जाके जब निजी कंपनियां कोरोनिल के रूप में महामारी के दरमियान लोगों को बहका रही है और मुनाफा बना रही है, तब हमारे लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि ये अवैज्ञानिक है या गलत है। हमारे लिए ये कहना जरूरी है कि वैज्ञानिक सोच ये कहती है कि पहला, सारी की सारी कार्य कारण भाव की समझदारी सबको पहुंचनी चाहिए। दूसरा, इस वैज्ञानिक सोच के होते हुए जिस तरीके के उत्पाद सामने आ रहे हैं, प्रोडक्ट सामने आते हैं, जैसे कि दवाइयां हो, टीके हो, वो सबके पास किफायतशीर दामों में पहुंचने चाहिए। और उसके लिए हमारे पास सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता बतौर किस तरीके की योजनाएं हैं, हमारे सुझाव क्या हैं कि किस तरीके से प्राथमिक वैद्यक केंद्रों की अगुवाई हो, किस तरीके से जो सरकारी निर्माण उपक्रम है, औषधि निर्माण उपक्रम, ड्रग्स बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए, उनका पुनर्निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। इसलिए हमारे पास ऐसी राजनीतिक लोकाभिमुख प्रक्रियाएं और सुझाव क्या हैं, ये सब लेकर हमने इस अवैज्ञानिकता का सामना करना चाहिए। यस, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 सवाल मलिक जावेद अंसारी साहब हैं, तो मैं अनम्यूट करूंगा आप सबको और फिर शाहिद हुसैन साहब के पास आते हैं। और मलिक जावेद अंसारी सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। जी नमस्कार,
गुड इवनिंग डॉक्टर सत्यजीत। आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी, लेकिन मेरा सवाल ये है, कल ये तो हम जानते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन आप उस बारे में क्या कहेंगे कि जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि आईआईटी से ग्रेजुएट है, वो कहता है कि भारत की करेंसी पे अगर हम गणेश जी की फोटो लगा दें गांधी जी के बराबर में और लक्ष्मी जी की फोटो लगा दें तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। और एक और अभी घटना घटी है हरियाणा में। हरियाणा में क्या हुआ है कि जो रेप का कन्विक्टेड है बाबा राम रहीम, उसको पैरोल पे छोड़ दिया गया है और वो प्रवचन दे रहा है महिलाओं को आकर और धार्मिक बातें कर रहा है, और जो भाजपा के नेता है नेत्री हैं उसको पिताजी बोल रहे हैं। तो हम साइंटिफिक टेम्पर को लेकर कहां जा रहे हैं, जबकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। जब सरकार के मुख्यमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं तो हम आम जनमानस को क्या संदेश दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूं इन दोनों उदाहरणों को लेकर। और एक ओर से ये तो एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का मुद्दा है, सिर्फ वैज्ञानिक सोच का मुद्दा नहीं है आप जिसकी ओर निर्देश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि केजरीवाल साहब ने ये बात कही है और उसमें ये अजीबोगरीब तर्क चलाया है कि देवी देवताओं के चित्र, अब देवी देवताओं के चित्र तो हमारे बनाए हुए चित्र है, वो कोई सचमुच देवी देवताओं के फोटो नहीं है। तो देवी देवताओं के चित्र अगर नोटों पे डालें तो बरकत होगी। तो मैंने जो पहले कहा ना ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेकर, बिल्कुल वैसी बात है। केजरीवाल साहब भी स्वयं इस मुद्दे को अपने आप नहीं मानते, ये यूं ही उड़ाई हुई पतंग है। और इसलिए हर चीज के पीछे जो कार्यकारण भाव का तर्क का ढांचा है, उसका एक दिखावा मात्र ये लोग करते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी सोच वैसी नहीं है। आप सचमुच केजरीवाल साहब से अकेले में बैठे चाय पीते पूछें कि क्या सचमुच आप ऐसे मानते हैं कि एक चित्र बना दें, तो या तो वो हंसेंगे, कहेंगे नहीं लेकिन श्रद्धा है, या तो ऐसी कोई बनाई हुई जैसी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की मिल्टन फ्रीडमैन साहब, फ्रेडरिक हाइक साहब की बातें होती हैं, वैसी कहेंगे कि भैया नोटों पर वैसे डाल दें तो लोगों के उत्साह में बढ़ंत होगी, अगर लोगों के उत्साह में बढ़ंत होगी तो अर्थव्यवस्था में भी बढ़ंत होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इसमें वैज्ञानिक, ये सिर्फ अवैज्ञानिक नहीं है, ये नवैज्ञानिक बातें हैं। इसमें विज्ञान के खिलाफ भी कोई बात नहीं है। तो इनका जो सामना करना है वो पूरी की पूरी राजनीतिक नीतियों पर करना चाहिए। लेकिन हमारी राजनीतिक, हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो सुझाव हैं, वो सबूतों पे आधारित साझा समझ और उन ढांचों के आधार पर बनाए हुए होने चाहिए। इससे बढ़कर मैं आप लोगों से जमीनी बातों को लेकर मैंने आपसे सीखना चाहिए। नहीं, बहुत ही इफेक्टिव जवाब आपने सर दिया हुआ है इसको, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने रखी आपने। शहजाद हुसैन साहब, आपका एक आखिरी सवाल लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेजेस दिख रहे हैं और सभी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय की एक जो लिमिट है उसके चलते हम लोग सिर्फ एक ही सवाल अब देना मुनासिब होगा। प्लीज शहजाद हुसैन भाई, प्लीज आप पूछिए, शॉर्ट रखिए प्लीज। मैंने अभी अनम्यूट किया आपको। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं साथ में मेरा प्रश्न है सर कि आज मुल्क के अंदर जिस तरीके से नफरत का बाजार गर्म है और लोगों के अंदर धर्म की अफीम का जो नशा सर चढ़कर बोल रहा है, और ऐसे वातावरण में हम जब लोगों को सच्चाई का, सत्य का, हिंसा का और ईमानदारी की बात करते हैं,
उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच की बात करें तो वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो हम उनको क्या समझाएं, किस तरह समझाएं ताकि ये नफरत का बाजार खत्म हो। हमारा तरीका क्या हो, कैसे हम इस तरह की बात रखें आम जनता के सामने। मैं मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता जानना चाहता था। जी 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 जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज है और यही सवाल बार बार हम सबके सामने खड़ा होता है और मेरे पास कोई ऐसे अक्सर इलाज वाले उत्तर तो इस सवाल के हैं नहीं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उसी को एक थोड़े से अलग तरीके से कहूंगा कि लोग नफरत की सोच के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कमियां हैं, बहुत अड़चने हैं, बहुत तकलीफें हैं। तो उन तकलीफों को लेकर उनको दूर करने के लिए हमारे पास सक्षमीकरण करने वाले, सचमुच असरदार होने वाले रवैये कुछ हैं, सोचें हैं, सुझाव हैं। उनको लेकर अगर हम लोगों के पास जाएं और कहें कि भैया आप जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो वो तो सिर्फ भ्रम है, हम जानते हैं कि तकलीफें सचमुच की हैं, रोज की हैं, और उनके लिए अपन सब बैठकर सोचें और सबूतों के आधार पर किसी तरीके से उनको कम करने की योजनाएं बनाएं, तब जाके कुछ बात बनेगी। वरना अपन तो एक भ्रम की जगह दूसरा भ्रम डालने लगे तो अपनी राजनीति की ऐसी तैसी भाई। धन्यवाद सर। लेकिन बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने कहा, मैं माफी चाहता हूं सबसे कि मैं इससे ज्यादा सवाल नहीं ले सकूंगा। रघुवंशी जी, आपका जो सवाल है आपने टाइप किया हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से सर ने पहले के अपने विश्लेषण में इसके कुछ पहलुओं का जवाब दे दिया था। प्लीज आप फिर एक बार फेसबुक से आप इस स्पीच को रेफर करें। अभी मैं इस कार्यक्रम के समापन की तरफ ले चलूंगा आप सभी को। मैं हर्षवर्धन जी सपकाल से विनंती करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का समारोह करें। हर्षवर्धन जी। धन्यवाद आशुतोष जी। आज हम जगह भारत के साथ एक लंबा सफर तय करते यहाँ तक जो पहुंचे हैं, उसमें एक बहुत ही अनोखे और एक बहुत जरूरी विषय को यहाँ पर अब जानने की वेबिनार के माध्यम से कोशिश की। मैं डॉक्टर सत्यजीत रथ जी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही जगह भारत और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने जो वेबिनार का जो सिलसिला शुरू किया था वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस बात की भी मैं खुशी सबसे पहले जाहिर करूं, जिसमें यूथ कांग्रेस भी जुड़ी है, संदेश भी जुड़ा है और जो संगम का एक परिवार जो नया है वो भी इसको साझा करते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो हर महीने में एक लैंडमार्क, एक बहुत ही अहम मुद्दे की चर्चा हम सब लोग करेंगे और आज इस बढ़ते हुए प्रारूप स्वरूप में डॉक्टर साहब आपका उद्बोधन यहाँ हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। सत्य की जीत होना ही चाहिए और हमारी देश की जो धरोहर है उसका जो रथ है वो किस दिशा में होना चाहिए, ये यहाँ आज जानने का, समझने का मौका मिला। प्रश्नों पर पाबंदी लगाई जा रही है, सवाल मत पूछिएगा, और सवाल पूछना बना है तो जो हम कहते हैं वही सही। ये बोलते हुए जो कार्यकारण भाव की बात डॉक्टर साहब बार बार कर रहे थे, कार्यकारण भाव आखिर होता क्या है? तो कोई भी घटना जो है वो अपने आप में ही घटती, तो कोई भी घटना करने के लिए कुछ कारणों का एक जमावड़ा और एक कारणों की एक श्रृंखला जब घूमती है तब एक चीज अंजाम देती है। बिजली, लाइट का चलना, इसके लिए बिजली के निर्माण से लेके तो लाइट की बत्ती चलने तक, इंजन शुरू होने तक, या गणेश जी दूध जो पीते हैं उसका भी क्या कारण भाव क्या था, यहाँ तक की जो सारी जो चीजें हैं, ये श्रृंखला को समझना और इस सारी साइकिल को समझना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मगर समस्या हमारी ये है कि हम विज्ञान की सृष्टि में रहते हैं मगर हमें विज्ञान की दृष्टि नहीं है। हम सुबह से उठने के साथ साथ विज्ञान की हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, और सुबह नल का पानी एक विज्ञान से होता है, पंखा चलाते हैं, मोबाइल चार्जिंग करते हैं, बीमारी पे दवा लेते हैं,
बहुत सारी सब जो काम करते हैं, तो बिना विज्ञान के हम अभी जी नहीं सकते। तो हम जो आज की जो सृष्टि है, ये विज्ञान की सृष्टि है, मगर इस सृष्टि में हम रहते हुए हमारी जो दृष्टि है वो विज्ञान की नहीं है। हमारी सृष्टि जो है, ये कार्य कारण भाव को ना जांचने के कारण हम अपने आप में एक हमारे मस्तिष्क को हम गुलाम बनाए बैठे। 15 अगस्त 1947 को हमने हमारे देश को आजाद जरूर किया है, मगर हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ब्रेन है, उस पर जो गुलामी 5000 सालों से जो लदी है, उस गुलामी से मुक्ति का जो रास्ता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, यही उसका रास्ता है। जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे, जब तक कार्यकारण भाव की जो प्रक्रिया है, जो सॉफ्टवेयर, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम हमारे मस्तिष्क को हम आजाद नहीं बना पाएंगे। तो हमारे अपने आप को आजाद बनाने की जो हमारी बहुत सारी जगह जो लड़ाई चल रही है, उसमें हमारे मस्तिष्क को आजाद बनाने का जो काम है, वो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम कर सकते हैं। ये आज के इस वेबिनार की हमारी सबक है, और उसके साथ साथ हम सबका साझा सपना ये है कि हम हमारे संविधान को अभिप्रेत भारत का निर्माण करें। और जो तमाम जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं कि हमारा जो दो वाद है, अपनी बात चलिए तो एक संविधानवादी और मनुवादी। तो संविधानवाद एक तरफ है, और हमें पीछे खींचने वाला, एक अंधश्रद्धा की तरफ खींचने वाला, और सवाल मत पूछो, दिमाग मत चलाओ, हम जो कहते हैं वही सुनो, और हम आपके मस्तिष्क पड़ेगा। इससे पहले मस्तिष्क को गुलाम बनाएंगे, आपके गुलाम बनाना आसान जाएगा। ये कारण भाव है जो राइटिस्ट विंग का, उसको हम समझ लो। राइटिस्ट विंग वाले हमारे जज्बातों के साथ, हमारे आस्थाओं के साथ, हमारी अस्मिता के साथ हमेशा जो खेलते रहते हैं, कि उसके जरिए यदि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमको कठपुतली बनाना पड़ा। और हम विवेक की बात, विचार की बात करेंगे, तो हम संविधानवादी के रास्ते से चलेंगे। इतना ही मैं इसको हुए कहना चाहूंगा। और हमारा संविधान की जो धारा 51 जो क है, और 51 क का जो ज है, वो हमें कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोधक बुद्धि का हमें विकास करना है। तो ये जो फंडामेंटल चीज जरूर है, मगर हम भारतीय और संविधान को अभी भारत निर्माण करना है। इसका मतलब हमें इन सब चीजों का दामन थामना होगा, और ये प्रयास में हम और आगे कैसे जा सकते हैं, इसके लिए धरातल पर डॉक्टर सबके लिए एक जो उम्मीद रखी उन्होंने, उनके पास तो सारे प्रोफेशनल है, सारे सवालों का जवाब दे सकते थे, मगर उन्हें हर बार हमें ये कहा है कि आप धरातल के लोग, आपसे मैं समझने सीखने के लिए आया हूं। तो ये उनका जो इशारा है वो ये है कि ये जो सामान्य जो चीज है, उसको समाज में हम ले जाए, उसकी चर्चा करें, उसको एक इंटेलेक्चुअल या कोई वेबिनार के अंदर ना जाते हुए समाज में भी इसकी बड़ी पैमाने पे चर्चा हो। ये उनका हम सबसे जो उम्मीद है, उसमें हम सब लोग खरा उतरने की जरूर कोशिश करें। ये तमाम मेरे साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर साहब को भी मैं यहाँ साधुवाद देते हुए आज के इस वेबिनार को खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।